ओमकार, I said shoot him. गोली चलाओ, हमें काशी के किंग के पास भी जाना है, क्विक। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी फ्रांसिस ने कल्पना भी नहीं की थी। ओमकार ने वो गन उस नकाबपोश की ओर उछाल दी। ओमकार का ये एक्ट देखकर फ्रांसिस बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उधर उस नकाबपोश ने उस गन को हवा में कैच कर लिया था। ओमकार, तुम पागल हो गए क्या? ये तुमने क्या किया फ्रेंड? उसने जो किया सही किया, और मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। राइट ओमकार? ओमकार, व्हाट इज ही सेइंग? क्या बोल रहा है ये? भरोसा रखो पादरी, मुझे पता है ये कौन है। और ये बोलते ही ओमकार एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सर उस नकाबपोश के सामने झुका दिया। फ्रांसिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम आखिर हो कौन? जवाब में उस नकाबपोश ने अपना नकाब हटा दिया। फ्रांसिस के सामने एक 30-35 साल का आदमी खड़ा था, जिसकी भरी घनी मूछें उसके रौबदार चेहरे को और भी रौबीला बना रही थी। फ्रांसिस उस चेहरे को देखते ही चौंक पड़ा। महाराज ईश्वरी प्रसाद? हाँ पादरी, मेरे को समझ आ गया था जब मैंने इनकी बंदूक को ध्यान से देखा। उसके बैरल पे काशी के राजा का चिन्ह था। फ्रांसिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह हैरानी से कभी ओमकार को देखता था तो कभी सामने खड़े उस इंसान को जो काशी का राजा था। तुम्हारी आंखों की तेज नजर लाजवाब है ओमकार, यही नाम है ना तुम्हारा? शुक्रिया महाराज, और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आप पर हमला किया। माफी की कोई बात नहीं है ओमकार। तुम्हें उस समय नहीं पता था कि हम कौन हैं, पर तुम दोनों ने अब तक नहीं बताया कि तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। इससे पहले कि ओमकार कुछ बताता, फ्रांसिस बोल पड़ा। 1 मिनट योर मैजेस्टी, मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप एक किंग हो, बट आप इस टाइम इस तरह ड्रेस लाइक अ विजिलेंटे, कुछ समझ नहीं आया। फ्रांसिस की उलझन का जवाब महाराज ईश्वरी प्रसाद ने बहुत शांत आवाज में दिया। काशी का राजा होने के कारण अपने लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, माय ड्यूटी। रात का ये अंधेरा मुझे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हेल्प करता है। मैं मास्क पहनकर अपने लोगों की रक्षा करता हूं। कभी कभी कानून को हाथ में भी लेना पड़ता है ताकि उससे बनाए रखा जा सके, और यह काम मैं एक राजा के रूप में नहीं कर सकता हूं। इसलिए तुम मुझे इस रूप में देख रहे हो। आई होप कि तुम्हारी उलझन दूर हो गई होगी। राइट फ्रांसिस? लेकिन यू आर किंग। एक किंग के लिए किसी लॉ को तोड़ना या अपने हिसाब से चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? Then why this? अगर राजा स्वयं नियम कानून तोड़ेगा तो फिर वो अपनी प्रजा से यह उम्मीद कैसे कर सकता है कि वो नियम कानून का पालन करे? और कई बार ये नियम कानून एक राजा को न्याय करने से रोकते हैं। इसलिए फ्रांसिस, when the night falls, I don a mask and impart justice outside the ambit of law. I hope अब तुम्हें कोई और सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि मुझे लगता है ओमकार कुछ कहना चाहता है। हाँ महाराज, ये समय बातें करने का नहीं है। आपके राज्य पर एक भारी खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा ओमकार? जनरल रूट महाराज, वो अपने 1000 सैनिकों के साथ काशी को बर्बाद करने के लिए निकल चुका है। हमें उसे रोकना होगा। काशी पर हमला? पर क्यों? हमने तो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया, और जनरल रूट को तो हमने वो जमीन अलॉट की थी कैंप करने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझने का समय नहीं है महाराज। मैंने अपने कानों से सुना है, रूट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि सुबह होने से पहले काशी को राख कर देना है। महाराज ईश्वरी प्रसाद के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। समय वाकई कम था, क्योंकि रूट की सेना अब बस आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने ही वाली थी। ये तो गंभीर बात है, लेकिन अब इतना समय नहीं है। अपनी सेना को इकट्ठा करना संभव नहीं होगा। हमें खुद ही कुछ करना होगा। रोकना होगा उस पागल जनरल रूट को। क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे? हम तैयार हैं, लेकिन महाराज, हम 3-1000 का सामना कैसे करेंगे? इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है ओमकार। आज से करीब 2-2.5 हजार साल पहले यहां से बहुत दूर पश्चिम में स्पार्टा नाम का एक देश हुआ करता था। वो बहादुर योद्धाओं का देश था, जहां
बच्चा बच्चा तक अकेले 10 का सामना कर सकता था। एक दिन उस देश पर फारस का राजा ज़र्क्सस ने हमला कर दिया। ज़र्क्सस की सेना में हजारों लाखों सैनिक और स्पार्टा के पास बस कुछ हजार। लेकिन उनके राजा लियोनाइड्स ने हथियार नहीं डाले। बस 300 बहादुर योद्धाओं को लेकर उसने ज़र्क्सस की सेना से युद्ध किया। वो 300 अगर लाख को हरा सकते हैं तो हम 3 रूट के 1000 क्यों नहीं? और वैसे भी काशी की गलियों में लड़ना इतना आसान नहीं होगा। चलो मेरे साथ। ओमकार और फ्रांसिस ने एक दूसरे की ओर देखा। उधर महाराजा ईश्वरी प्रसाद ने अपना नकाब वापस पहन लिया था। दोनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात की और महाराजा ईश्वरी प्रसाद के साथ चल पड़े। लेकिन महाराज, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। चिंता मत करो, काशी की गलियों में तुम्हें बहुत हथियार मिल जाएंगे। महाराजा ईश्वरी प्रसाद के साथ साथ ओमकार और फ्रांसिस काशी के आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि रूट की सेना गलियों की उस भूल भुलैया के पास पहुंच चुकी थी। अपने सामने देखो, यही है काशी। यही कहीं छुपा है वो हिंदुस्तानी रेबल। एक एक घर को सर्च करो, जो रेजिस्ट करे उसको मार दो, जो रेजिस्ट ना करे उसको भी मार दो। आग लगा दो, टेम्पल्स की बेल्स तोड़ दो। आई वॉन्ट दिस सिटी डेड बाय सनराइज। रात के सन्नाटे में रूट की आवाज और भी भयानक सुनाई दे रही थी। काशी के लोग इस बात से अनजान थे कि मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी, सिवाय उन अघोरी साधुओं के जिनका अनुष्ठान जारी था। उत्तिष्ठ मृत्यो त्वमदीर्घदृष्टे अमृतं चिरजीविनं नमस्कुरु यस्य आदेशे भुवनं प्रवर्तते तं प्रणम्यात्मनः नियमं त्वं वृणु। काशी का विनाश तय था। महाराजा ईश्वरी प्रसाद, फ्रांसिस और ओमकार के साथ काशी के गलियों की तरफ तेजी से बढ़ते आ रहे थे और उधर रूट के सैनिक काशी की गलियों में फैलना शुरू कर चुके थे। 3 लोग 1000 सैनिकों को रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन महाराजा ईश्वरी प्रसाद को यह नहीं पता था कि उन तीनों के अलावा कोई ऐसा भी काशी में आ चुका था जो शायद अकेला ही इस युद्ध को पलट सकता था। भैया, काशी तो आ गया, लेकिन इतने बड़े नगर में हम अनीता मैडम को कैसे ढूंढेंगे? आप और मैं दोनों मिलकर कैसे कर पाएंगे यह काम? रामदास की बात सुनकर ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ध्यान से काशी के आसमान को देख रहा था और फिर उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठा लिया। उसके ऐसा करते ही आंधियां तेज हो गई और आसमान चीखने लगा। काशी के लोगों ने शायद ही कभी एक साथ इतने चमगादड़ देखे होंगे जितने इस समय काशी के आसमान में थे। ड्रैकुला के पास अनेकों आंखें हैं और आज हर आंख एक ही इंसान को ढूंढेगी। जाओ मेरे वफादारों, पूरे काशी में फैल जाओ। एक एक घर, एक एक मंदिर, हर एक जगह देखो जहां कहीं भी किसी इंसान की सांसों की आवाज महसूस हो, वहां ढूंढो और बताओ मुझे कि अनीता कहां है। और अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए तो उसकी आंखें नोच लो, मगर लौटना तभी जब अनीता का पता चल जाए। जाओ। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी काशी की गलियों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पूरे आसमान में चमगादड़ ही चमगादड़ नजर आ रहे थे और हर वो इंसान जो जाग रहा था इस नजारे को देखकर हैरान था, सिवाय जनरल रूट के। तो वो आ ही गया। लगता है उसे मेरे आने की न्यूज मिल गई है। वो क्या सोचता है that he can scare me? आज मैं तुमको पकड़ के रहूंगा काउंट ड्रैकुला और मास्टर के सामने प्रेजेंट करूंगा और फिर मास्टर मुझे भी इमॉर्टल कर देंगे। आसमान में उड़ते उन हजारों चमगादड़ों को देखकर रूट खुश था, पर अघोरनाथ के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। ये चमगादड़, ये तो अब शगुन की निशानी है और इन मनहूस परिंदों के आने का मतलब है कि वो इस देवी को ढूंढते हुए काशी आ चुका है। उम्मीद है पदम सिंह उसको रोक कर रखेगा, क्योंकि अनुष्ठान किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता है। अघोरनाथ की उम्मीद पदम सिंह पर टिकी थी, जो इस नजारे को देखकर नफरत से भर चुका था। ड्रैकुला, तू काशी तो आ गया है, लेकिन वापस नहीं जाएगा। गंगा माँ के किनारे मणिकर्णिका घाट पर तेरी चिता जलाऊंगा मैं। महामहिम बल्लौर की मौत का बदला लूंगा मैं।
तैयार हो जा, मैं आ रहा हूं। काशी में महासंग्राम होने वाला था और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते महाराज ईश्वरी प्रसाद आसमान में उड़ते हुए चमगादड़ों को देखकर अचानक रुक गए थे। अचानक आसमान में ये चमगादड़ कहां से आ गए? Bats, so many of them. इसका मतलब इसका मतलब साफ है पादरी, वो काशी आ चुका है। कौन? कौन काशी आ चुका है? the devil himself, मौत का दूसरा नाम the immortal, the indestructible. ड्रैकुला।